हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न को देखेंगे कि एग्ज़ाम में राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या क्या होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित पहला अनुच्छेद 52 है, कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। अनुच्छेद 57 कहता है पुनः चुनाव के लिए अर्हता क्या होगी, यानी दोबारा चुनाव के लिए योग्यता मतलब अर्हता पात्र होंगे कि नहीं होंगे। जैसे अमेरिका में क्या होता है, एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से अधिक बार नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही ये पूछ रहा है उसकी अर्हता क्या होगी पुनः चुनाव के लिए। 58 कहता है राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता क्या होगी। अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं क्या होंगी। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कैसे होगा, शपथ कौन दिलाएगा। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आगे भी है कुछ अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद क्या कहता है 71 है, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले हैं। तो ऐसे 72 से लेकर के 143 तक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद कर लीजिएगा या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आइए आगे देखते हैं और क्या राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है। देखिए, ये भारत के राष्ट्रपति कब बने और कौन बने, उनका कार्यकाल क्या रहा, ये देखिए। अगर बात की जाए पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति थे। उनका 2 कार्यकाल रहा है राष्ट्रपति के रूप में। देखिए, और दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये 2 हमको याद होने चाहिए, पहले और दूसरे। तीसरा चौथा पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इसकी एग्जाम में कोई गारंटी नहीं और पूछता भी नहीं है। अब देखिए, हम तीसरा याद इसलिए कर लेते हैं कि जाकिर हुसैन जो है तीसरे राष्ट्रपति बने थे, वो पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने। तो इस आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो पहले मुस्लिम व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये चौथा भी याद कर लेते हैं, नहीं 5वां याद करते हैं। क्यों 5वां इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये प्रश्न पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? देखिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो मुख्य न्यायाधीश थे और इनको राष्ट्रपति बनाया गया। इसी आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा, वे पहले मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए, तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनको याद कर लेंगे। अब ऐसे ही आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसको बार बार देख सकें। अब देखिए, हम बात करते हैं फिर यहाँ से प्रतिभा पाटिल जी से। प्रतिभा पाटिल जी क्या थी? पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो प्रतिभा पाटिल जी। फिर प्रणब मुखर्जी जी बने, फिर रामनाथ कोविंद जी बने। अब प्रश्न पूछा क्या जाएगा कि वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं। तो आइए हम उनकी चर्चा करते हैं। वर्तमान में अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो हमारे देश की प्रेजेंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। अभी वो जल्द ही बनी हैं। अब देखिए, अब उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी अभी वर्तमान में 64 ईयर की हैं। क्या है? और वो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। किससे? उड़ीसा से। अब वो क्या, इससे पहले वो राज्यपाल रह चुकी हैं। क्या रह चुकी हैं? राज्यपाल। और वे 15वें राष्ट्रपति हैं हमारे देश की।
किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और देख लेते हैं, अगर उनके कार्यकाल की बात की जाए तो देखिए 21 जुलाई को क्या मतगणना हुई थी और वो जीत गई थी। 21 जुलाई 2022 को वो जीत गई, मतगणना हुआ। अब उनका शपथ क्या हुआ? 25 जुलाई 2022 को हुआ। अब वो पद ग्रहण की हैं कब से? 25 जुलाई 2022 से। तो उनका कार्यकाल कब से माना जाएगा? 25 जुलाई 2022 से। ठीक, तो ये रहा द्रौपदी मुर्मू जी के संबंध में कुछ। देखिए इसी रामनाथ कोविंद जी का क्या था, ये किस नंबर के थे? ये 14वें थे। क्या थे? 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। किस नंबर के? 14वें। तो ये याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ प्रश्न है दिया MCQ के रूप में, तो आइए इनको भी हम जान लेते हैं। देखिए पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? पहले ये जान लीजिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है ऐसा राष्ट्राध्यक्ष जिसका क्या हो? निर्वाचन हो, जो चुनाव लड़के के आया हो, न कि वंशानुगत हो। तो इसी को गणतंत्र कहते हैं। तो निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारत का राष्ट्रपति है। क्या है? भारत का राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं? ऑप्शन दिया है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्रियों के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अगला प्रश्न संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत होगा? 53। क्या होगा? अनुच्छेद 53 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, आंसर बी। देखिए अगला प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। तो देखिए जो भी कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं भारतीय संविधान में वो राष्ट्रपति में होती हैं। किस में होती हैं? राष्ट्रपति में। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता किस प्रकार किया जाता है? देखिए पहला ऑप्शन दिया है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, दूसरा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट द्वारा। तो आंसर हो जाएगा क्या? देखिए इसमें आंसर हो जाएगा 2, बी और सी दोनों होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग दे दिए, एक ही साथ देना चाहिए था इसको। तो ये आंसर हो जाएगा बी एंड सी। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे कौन से प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि ये ऐसे 2 राज्य हैं जिनके विधानमंडल के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? देखिए इसी नहीं पे हमको जोर ज़्यादा देना। ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछ लेता है सम्मिलित है, हमको लगता है ऐसा कि सम्मिलित है पूछ रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है सम्मिलित नहीं है। आइए देखते हैं, सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, और कह रहा राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो आंसर क्या होगा? डी, राज्यों की विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न
पूछ रहा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं कैसे? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों की विधानसभाओं के और लोकसभा सदस्यों द्वारा, या राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सटीक आंसर है। देखिए अगला पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? यानी चुनाव से संबंधित ऑप्शन सही नहीं है। दे रहा है ए, बी, सी, डी। देखिए कह रहा है पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ये तो सही है, हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा। ये भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वो पद पर बना रहेगा। ये भी सही है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी वर्तमान में क्या हुआ है, 21 जुलाई को क्या हुआ था, मतगणना हुई थी और 21 जुलाई को रामनाथ कोविंद जी मतलब वो द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीत गए और फिर भी रामनाथ कोविंद जी कब तक, 25 जुलाई तक राष्ट्रपति बने रहे। क्यों? क्योंकि 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू जी शपथ ली, उसके बाद वो अपना पद छोड़ दिए। तो यही बोल रहा है। अब देखिए सही आंसर क्या होगा, जब नहीं की बात कर रहा तो ये बोला है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पे राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता। ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय एक बार फैसला दिया था कि अगर कोई भी विधानसभा भंग रहती है उस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को नहीं रोका जा सकता है। इसके कहने का तात्पर्य यही है। ये रहा आंसर। अगला प्रश्न देखिए बोल रहा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए आवश्यक क्या है पहले देख लेते हैं। आयु क्या 35 वर्ष हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है? ये पढ़ा लिखा हो, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। सांसद होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। विधायक होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ग्राम प्रधान होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। कोई भी चुनाव लड़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकारी बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ठीक, ये रहा प्रश्न। अगला प्रश्न भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। देखिए ये भी वही सेम आंसर यहाँ रिपीट हो गया, तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। यहाँ पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए कैसे हटा, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? संसद में, संसद के किसी भी सदन में। तो आंसर हो जाएगा संसद द्वारा, इसी में लाया जाएगा। इसी के अगर वो होता है, क्या होता है, सिद्ध हो जाता है तो संसद उसको आदेश दे देती है। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 यानी 61। अगला प्रश्न राष्ट्रपति पे महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? यानी कितने दिन पहले उसको सूचना दी जानी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 14 दिन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? कह रहा है वे कौन सा आंसर सही है?
जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो लेता है, लेकिन जब उस पर महाभियोग लगाया जाता है तो भाग नहीं लेता है। तो कौन भाग नहीं लेता? राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं। देखिए लोकसभा भाग लेता है दोनों में, राज्यसभा दोनों में, लेकिन राज्य की विधानसभा चुनाव में तो भाग लेती है लेकिन महाभियोग में नहीं। आइए तो कहीं भी भाग नहीं लेती हैं, सॉरी, राज्य की विधानसभाएं, आंसर हो जाएगा डी। परिषद कहीं भाग नहीं लेती, विधानसभा भाग लेती हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती, आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिन के अंदर? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो कितने दिन के अंदर? 6 माह के अंदर। अगला प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऐसे ही एक प्रश्न कब दिया था? हिदायतुल्ला करके क्या थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था, उससे पहले वो मुख्य न्यायाधीश थे। ये रहा आंसर। देखिए 21 पूछ रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, किस आधार पे? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे। क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे। और कैसे वो होगा? देखिए अनुच्छेद 74 क्या कहता है, जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करेगा। क्या करेगा? मंत्रिपरिषद, ना कि मंत्रिमंडल। तो अगर यहाँ मंत्रिपरिषद दिया होता तो और अच्छा होता, लेकिन इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? सी। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो मंत्रिपरिषद होता है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है, जिसके सलाह पे वो कार्य भी करता है राष्ट्रपति। और लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है? बाध्यकारी नहीं होता है अपने मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए, वो स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। आंसर हो जाएगा ए। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो था, आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर विधेयक। इसमें क्या हुआ था? सरकार ने क्या किया था? क्या संसद द्वारा विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो राष्ट्रपति ने क्या किया? इसको अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रख लिया। तो इसी को पॉकेट वीटो कहा जाने लगा। और ये कब हुआ था? 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। कब किया गया था? 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। देखिए इसको छोड़ दीजिए, अगला प्रश्न देखिए, वो प्रश्न सही नहीं बना है। देखिए निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? सॉरी, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है पूछ रहा है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो देखिए भारत का महान न्यायवादी, इसकी भी नियुक्ति करता है। नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, इसकी भी नियुक्ति करता है। राज्य के राज्यपाल की, इसकी भी नियुक्ति। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखिए एक क्या कहता है, चुनाव आयोग की नियुक्ति भी करता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अब देखिए इसके अनुच्छेद के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत का महान न्यायवादी है जो, इसका अनुच्छेद क्या है? तो 76 क्या है अनुच्छेद है भारत का महान न्यायवादी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या है? 148। राज्य के राज्यपाल 155। ठीक, ये रहा आंसर। अगला प्रश्न पूछ रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। अब देखिए, अब केंद्रीय मंत्रिमंडल उनका अभिभाषण तैयार करती है। अभी पिछली जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी भाषण दे रहे थे, तो ऐसा लग भी रहा था कि सरकार ने अपना लिखा हुआ है और उसको वो पढ़ रहे हैं। इसी तरह होता है।
तो उनका अभिभाषण ही केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार कर रहा है, तो उसी तरह तो पढ़ेंगे वो, अपने विचार नहीं रखें। तेरा आंसर। अगला प्रश्न, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो आंसर हो जाएगा कौन, एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, क्योंकि उस समय कोई राष्ट्रपति नहीं था, यह उस समय मुख्य न्यायाधीश थे, इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद दे दिया गया। देखिए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के रूप में के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, यानी किस क्रम की राष्ट्रपति वो रही हैं, तो आंसर हो जाएगा 12वां। किस पे रही हैं, 12 नंबर की राष्ट्रपति ये रही हैं। अब देखिए 13 नंबर कौन हुए, 13 नंबर कौन हुए थे, ये 12 नंबर हुई थी, और 13 नंबर कब हुए थे, प्रणब मुखर्जी थी। 14 नंबर रामनाथ कोविंद जी, 15वें नंबर पे द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये क्रम आप याद कर रखिएगा। पूछ रहा, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी सेम प्रश्न पूछ रहा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, तो आंसर हो जाएगा इसका एडविन लुटियंस द्वारा। तो दोस्तों ये रहा 33 प्रश्न। हमने कोशिश किया है जितने अच्छे प्रश्न हो सकते हैं सबको लेके आया हूँ। तो दोस्तों अगर आप ऐसे जानकारी और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों ये रहा आज का, और अगली क्लास में लेके आऊँगा अगले दिन। तो धन्यवाद।